जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 91 से लेकर 110 तक। तो देखें, जो आर्टिकल 91 है ना, वो ये कहता है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट अदालत में एज ए गवाही या बयान के तौर पर पेश किया जाए और उस पे जज या अफसर के दस्तखत हों तो उसे अदालत दुरुस्त समझेगी। यानी आपने अदालत में कोई डॉक्यूमेंट पेश किया, उसके ऊपर जज या किसी सरकारी बंदे के दस्तखत हैं तो अदालत उसको मफरूज़े के तौर पे दुरुस्त ही समझेगी। उसके बाद है आर्टिकल 92। उसमें ये है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक आपने उसको रखा है और अदालत में पेश कर रहे हैं तो उसको भी सही समझा जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 93। उसमें यह है कि अदालत जो है ना, हुकूमत के बनाए गए जो नक्शे हैं उनको भी दुरुस्त समझेगी। मगर अगर कोई नक्शा, कोई मैप मुकदमे के लिए बनाया गया है, सिर्फ ख़ास मुकदमे के लिए बनाया गया है, केस के लिए बनाया गया है, तो फिर उसको जनाब आपको सही साबित करना पड़ेगा कि वाकई वो दुरुस्त है या नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा आर्टिकल 94 वो ये कहता है, जितने भी कवानीन हैं या अदालती फ़ैसले हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनको भी अदालत मफरूज़े के तौर पर दुरुस्त समझेगी और उनको तस्दीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जितने भी कवानीन ये पब्लिश होती हैं ना किताबों में, ये वगैरह अदालत उनको दुरुस्त ही समझेगी। उसके बाद है आर्टिकल 95। वो ये कहता है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको भी अदालत प्रिज्यूम करेगी कि ये दुरुस्त है, ये सही है और उसकी सदाकत पे कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 96 के अंदर ये बताया गया है, जो भी कोई गैर मुल्की अदालत है, बाहर की अदालत ने कोई फ़ैसला दिया है, उसकी उसके उसकी आपके पास एक सर्टिफ़ाइड कॉपी है, तो उसको भी अदालत मफरूज़े के तौर पे दुरुस्त ही समझेगी, प्रिज्यूम करेगी कि ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अदरवाइज़ अगर जब तक उसमें से कोई गलती ना निकले हो, ठीक है जी ना? अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 97। वो ये कहता है, जो किताबें, नक्शे, चार्ट्स वग़ैरह जो होते हैं, वो भी दुरुस्त समझे जाते हैं और ख़ुसूतन अगर वो हुकूमत की तरफ से, अगर हुकूमत ने कोई मैप शेप बनाया है, कोई बिल्डिंग बना रही है, उसका नक्शा है या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको भी दुरुस्त समझा जाएगा। इसी तरीके से जो टेलीग्राफिक मैसेज हैं, वो भी प्रिज़्यूम किए जाएँगे कि बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनकी सदाकत पे कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। आर्टिकल 99 ये कहता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जाए तो अदालत फ़र्ज़ करेगी कि वो दुरुस्त और कानूनी तौर पे मुकम्मल है। यानी एक डॉक्यूमेंट है, वो अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके बारे में अदालत में बात हो रही है, तो अदालत उसको भी दुरुस्त समझेगी, प्रिज़्यूम करेगी कि वो बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से जनाब 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, अदालत उसको भी प्रिज़्यूम करेगी जब तक वो सही है और असली हालत में है और जब तक उसके ऊपर कोई जो है ना सवाल नहीं उठाता। इसी तरीके से अगर कोई 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है लेकिन उसकी आपके पास सर्टिफाइड कॉपी है, तो उसको भी अदालत दुरुस्त समझेगी और प्रिज्यूम करेगी कि ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है आर्टिकल 102। उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई माहिदा या दस्तावेज़ लिख कर तैयार किया गया, यानी आपने कोई एग्रीमेंट किया है ना, मुआहिदा किया है, वो ज़बानी नहीं, वो रिटन में किया है, तो फिर आपको जनाब उसको साबित करने के लिए वो कागज़ या कोई रिटन चीज़ साबित करनी पड़ेगी। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी फ़लाँ दोस्त के साथ ये माहिदा हुआ है, तो अदालत कहेगी ले आओ वो डॉक्यूमेंट, पता चले जिससे ये वाक़ई यानी कि वो हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरीके से जब आप कोई रिटन में चीज़ लेके आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ओरल एविडेंस की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। यह है आर्टिकल 103। उसके बाद है आर्टिकल 104। वो ये कहता है कि अगर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ज़बान, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो सीधी और वाज़ेह है और वो मौजूदा हालात पे जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके ऊपर लागू होती है, तो उसके अलावा फिर मज़ीद कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। अगर वो लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो जाए तो ठीक है, मज़ीद उसको साबित करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आर्टिकल 105 वो ये कहता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो किसी मौजूदा जो हक़ाइक़ हैं उसके हवाले से गैर माना है, यानी उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस फैक्ट से, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि वाक़ई ये जनाब इसका 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 इतलाक़ होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से आर्टिकल 106 है, वो ये कहता है, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक जुमला है, अब ये कन्फर्म नहीं है कि वो जुमला किसके बारे में, शख्स ए के बारे में है, शख्स बी के बारे में है, सी के बारे में है, तो उसको फिर जनाब हमें साबित करना होगा कि भाई ये जो जुमला है, ये जो इबारत है, ये किस पे लागू हो रही है। उसके बाद है आर्टिकल 107। उसमें ये है कि जब कोई एक ऐसी ज़बान है, उसमें यानी कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसमें यानी कि मुकम्मल क्लियर नहीं होगी, यानी आधी चीज़ उस पे एक फैक्ट पे लागू हो रही है, एक दूसरे फैक्ट पे लागू हो रही है, यानी एक केस है उसमें 2 फैक्ट हैं और जो लैंग्वेज है ना, वो आधी सही है, आधी सही नहीं है। तो अब क्या करें? यानी कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है कि एक के बारे में भी आधी बात करता है, बी के बारे में भी आधी बात करता है, लेकिन मुकम्मल क्लियर नहीं हो रही। तो उसके लिए फिर हमें सबूत पेश करना पड़ेगा ताकि पता चले कि भाई ये मुकम्मल बात किसके बारे में हो रही है।
اس کے بعد ہے آرٹیکل 108، وہ کہتا ہے اگر کوئی تحریر یا علامت پڑھی نہ جائے اور اس کی معنی کو سمجھنے کے لیے ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ غیر واضح تحریر یا غیر واضح علامت کی وضاحت۔ اگر کوئی جملہ ہے، لینگویج ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا بھائی اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 109 ہے، وہ یہ ہے اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی ایگریمنٹ یا ڈاکومنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس بات کا ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ دستاویز کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کیا گیا ہے جس کی اس کی شرائط بدل گئی۔ اگر ایک بندہ ہے وہ ڈاکومنٹ کا اس کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے پاس نالج ہے کہ یار یہ ڈاکومنٹ کس کا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں تبدیل کی گئی ہیں، تو وہ پھر اس کی بات سنی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے آرٹیکل 110۔ آرٹیکل 110 یہ کہتا ہے یہ جو ہمارے پاس وراثت کا قانون ہے 1925 کا، اس کی جتنی بھی وصیتیں یا تشریح یا وضاحت ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اس باب کے اندر۔ یعنی یہ جو قانون ہے اس کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ اس قانون کے تحت تبدیل نہیں کیے جائیں گے، یعنی یہ قانون شہادت اس کے اوپر اس طریقے سے لاگو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو میں نے آپ کو اور مزید آسان کر کے بتا دیا، 91 سے لے کر 110 تک آرٹیکل کور ہو گیا ہمارے۔ تھینک یو۔